आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लास्ट टाइम हमने जीरो ऑर्डर तक कर लिया था, अब है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो बच्चों, इसके लिए वैसे ही हम एक जर्नल रिएक्शन एज्यूम कर लेते हैं। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, और ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर की है। अब इस केस के अंदर वापस से वैसे ही शुरू कर लो। इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, मैं इसकी जो कंसंट्रेशन है या तो इसको ए नोट मान लेता हूँ या ए मान लेता हूँ, स्मॉल ए। आपने इसको रीड ऐसे करना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। भाई ये जो नीचे एब्रीवेशन लिखी हुई है ना, ये टाइम को इंडिकेट कर रही है। अगर कंसंट्रेशन ए की हम फाइंड कर रहे हैं किस पे, 0 सेकेंड के ऊपर, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो अभी बी बनेगा नहीं, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0। अब इसके बाद नेक्स्ट है एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी के ऊपर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कुछ डिक्रीज होगी। लेट मैं मान लेता हूं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो x डिक्रीज हो रही है, तो अब बचेगी कितनी, a माइनस एक्स मोल पर लीटर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a ऑफ टी। अब ये देखो, ये इंडिकेट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम टी। अब देखो, इसकी कंसंट्रेशन x डिक्रीज हुई है, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो x इंक्रीज होगी, तो B की कंसंट्रेशन कितनी होगी, x मोल पर लीटर। अब इसके लिए जब हम वापस से इसकी रेट इक्वेशन बनाते हैं, तो रिएक्टेंट के लिए हम लिख रहे थे माइनस साइन, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल आएगा। अब देखो, रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन, तो डी ऑफ ए बाय डी टी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन, डी ऑफ बी बाय डी टी इज इक्वल टू, अब के इंटू फर्स्ट ऑर्डर कह रहा है, तो कंसंट्रेशन टर्म की पावर कितनी होगी, 1। भाई जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है। अब इस केस के अंदर इसको वापस से वैसे ही सोल्व करने के लिए मैं रिएक्टेंट के लिए इसके साथ इक्वेट करके इसको यूज कर रहा हूँ, माइनस डी ऑफ ए बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेट कर लो, माइनस डी ऑफ ए बाय डी टी को इधर ले जाओ, कंसंट्रेशन टर्म ए को इधर ले आओ, इज इक्वल टू के इंटू में डी टी। या आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एक्स का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो, ये इक्वल आएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, या कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी। अब बच्चों, इसको अगर आप सोल्व करते हो तो वैसे ही वेरिएबल सेपरेट कर लो, डी एक्स बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू के इंटू में डी टी। हम ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इससे इंटीग्रेशन जो है वो ईजी हो जाएगा। तो अब इस केस के अंदर ए टी को आप लिख सकते हो ए माइनस एक्स की पावर 1 इज इक्वल टू के इंटू में डी टी। अब देखो बच्चों, आपने मैथ के अंदर ना एक इंटीग्रेशन के लिए टर्म पढ़ी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स। इसको हम रीड करते हैं नेचुरल लॉग।
इसका जो बेस है वो होता है ई। अगर आप इसको बेस 10 में चेंज करना चाहते हो तो ये आता है -2.303 log बेस 10 a माइनस एक्स। तो आप इन दोनों में से कोई भी टर्म्स यूज कर सकते हो। अब हम इस इक्वेशन को लेके इसका इंटीग्रेशन करके इसको सोल्व करते हैं। देखो यहां पे हमारे पास ये इक्वेशन बनी है dx बाय a माइनस एक्स की पावर 1 इज इक्वल टू k इंटू में dt। हमने इंटीग्रेशन कर दिया, k कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। अब इस केस के अंदर इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस नेचुरल लॉग बेस e a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t। अब इंटीग्रेशन को जब सोल्व करते हैं तो साथ में हम एक लगा के चलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट i। अब देखो बच्चों, फिर वैसे ही इसको सोल्व करने के लिए अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पे पुट करना है। अब इस केस के अंदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, भाई जब टाइम t की वैल्यू 0 सेकेंड है तो उस टाइम पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो इस टाइम पे a माइनस एक्स किसके बराबर होगा, a के। तो अब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस 0 इज इक्वल टू k इंटू में 0 प्लस i। तो यहाँ से i किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। अब ये वैल्यू आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही होगी, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। अब देखो बच्चों, ये माइनस यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस केस के अंदर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। फिर आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लॉग में हम ये यूज करते हैं, लॉग a माइनस लॉग b जो है वो इक्वल आता है लॉग a बाय b के। आप सेम टर्म को यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, लॉग नेचुरल लॉग a बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब देखो बच्चों, अब बेस e को बेस 10 में सोल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2.303 log a बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब इसके बाद आप इसकी एक इक्वेशन और बना सकते हो। जैसे ये हमारे पास टर्म आ गई थी नेचुरल लॉग a बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब बच्चों, अगर आप कभी भी नेचुरल लॉग को अपोजिट साइड लेके जाते हो तो वो हमेशा उसका एक्सपोनेंशियल बना देता है। अब यहाँ पे अगर मैं इस लॉग को इधर लेके जाता हूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा a बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर के टी। अगर मैं इसको 1 बाय कर दूँ तो अगर मैं इस इक्वेशन को रिवर्स करता हूँ तो a माइनस एक्स बाय a जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 बाय ई की पावर के टी। ये फैक्टर को यहाँ ले जाओ, ये टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। a माइनस एक्स को आप a टी भी लिख सकते हो, तो a टी इज इक्वल टू a नॉट, ये a नॉट है, इनटू में e की पावर माइनस के टी। भाई ये जो नीचे था ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की एक इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी यहाँ पे। तो ये दो इक्वेशन बन सकती हैं। अब बच्चों फिर वैसे ही है, हमने इसके ग्राफ बनाने हैं, तो पहले हम वो इक्वेशन यूज करके उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे।
देखो उसके बाद हमारे पास हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थी 2.303 log a by a minus x इज इक्वल टू kt। अब मैं 2.303 फैक्टर को इसके साथ लेके जा रहा हूँ, तो क्या बचेगा log a माइनस x, मैंने इसको रिजोल्व कर लिया, इज इक्वल टू kt बाई 2.303। अब मैं ये जो फैक्टर है राइट साइड पे इसको लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो फैक्टर है मैं इसको राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ। देखो हमने ग्राफ के लिए पढ़ा भी था कि हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं, y एक्सिस mx प्लस सी, इंटरसेप्ट की वैल्यू बच्चों आपने हमेशा हाई वाली लेनी है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो अब log a और log a माइनस एक्स में से log a वैल्यू जो है ये हाई होगी, तो ये हमें इंटरसेप्ट बनाना है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ रख रहे हैं टर्म को, तो ये बन गया इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस के ऊपर मैं लेके चल रहा हूँ टाइम, वाई एक्सिस के ऊपर मैं लेके चल रहा हूँ log ऑफ कंसंट्रेशन। तो अब इस केस के अंदर log ऑफ a माइनस एक्स या log ऑफ a एट एनी टाइम t, और y एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम। अब देखो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, log a। मान लो कि यहाँ पे इंटरसेप्ट आ रहा है log a। अब देखो स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो स्लोप लाइन कहाँ पे जा रही होगी, नीचे की तरफ, और स्लोप किसके इक्वल आएगा बच्चे, माइनस के बाय 2.303। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें फाइंड करते हैं इसका हाफ लाइफ पीरियड। भाई हमने इसका हाफ लाइफ पीरियड फाइंड करना है, जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया था। देखो लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसंट्रेशन टू रिएक्ट। 50% कंसंट्रेशन को रिएक्ट करने के लिए जो टाइम चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। और हम इसको ऐसे नोटिफाई भी कर रहे थे T1/2 और T50%। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हम लिख रहे हैं इसका मतलब है कि उतनी कंसंट्रेशन रिएक्ट हो गई है, बाकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बच रही है। इसका मतलब है कि 50% रिएक्ट हो चुका है और अब 50% कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पे बची हुई है इस केस के अंदर। अब इसके लिए हम पहले फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लिखते हैं, तो 2.303 log a बाय a माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल है, kt के। या आप इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो कि 2.303 log कैपिटल A नोट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t विच इज इक्वल टू kt। अब देखो बच्चों हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, जैसे इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, इसकी कंसंट्रेशन अगर मैंने A नोट ली हुई है या मैंने इसकी कंसंट्रेशन A ली हुई है, तो B की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0, क्योंकि अभी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। तो एट टाइम t इज इक्वल टू T1/2 या T50%। भाई T50% के ऊपर अब देखो 50% रिएक्ट हो गया, इसका मतलब क्या है कि A0/2 जो है वो रिएक्ट हो चुका है। अब बचेगा कितना यहाँ पे, A0/2। अब ये A0/2 रिएक्ट हो चुका है, तो ये कितना बनेगा, 1:1 है, तो ये बन रहा होगा A0/2। अब इस टाइम पे ये A0 को हम लेके चल रहे थे A। अब देखो x क्या है यहाँ पे, जो हम कह रहे थे कि x रिएक्टेड, वो कितना आ रहा है, A0/2। तो अब यहाँ पे हमारे पास A माइनस एक्स जो है वो कितना बचना चाहिए, A0/2 के बराबर। या आप ये कह सकते हो कि x की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम इस A के लिए लेके चलें तो ये क्या आ रही होगी, A/2।
2। तो आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो और वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो अब लेट हम ये वाली को अगर इक्वेशन लेके चल रहे हैं तो हमारे पास क्या बच रहा होगा, 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय AT किसके इक्वल आ रहा है, A0/2 के। तो 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो log 2 बच रहा है, तो log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3। भाई जो log 2 है उसकी वैल्यू होती है 0.3, तो 0.3 इज इक्वल टू KT। तो ये फैक्टर हमारे पास यहाँ पे टाइम जो है वो T1/2, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन जो है वो T1/2 की पुट कर दी। तो T1/2 जो है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.693 आएगा बाय के। ये हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा किसका, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का। तो अब बच्चों यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि T1/2 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। भाई T1/2 जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब अगर आप ग्राफ बनाते हो इसका, मैं अगर T1/2 और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाता हूं इसके लिए, भाई इक्वेशन हमारे पास ये आ रही है, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K। तो T1/2 और कंसंट्रेशन। अब देखो हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का किसी भी कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू कोई भी हो, T1/2 हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ग्राफ जो है वो पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस के, और जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो ये वैल्यू होगी। अगर मैं T1/2 को एक्स एक्सिस के ऊपर लेके चल रहा हूं, कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ पीरियड, ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की। तो अब फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं होता, तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, चाहे कंसंट्रेशन की वैल्यू कोई भी हो यहाँ पे। तो ये दो ग्राफ बनते हैं हाफ लाइफ पीरियड के फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्वार्टर लाइफ का, जो हम पहले जीरो ऑर्डर के लिए भी डिफाइन कर चुके हैं। क्वार्टर लाइफ पीरियड। अब देखो क्वार्टर लाइफ का मतलब क्या था कि 75% रिएक्टेड और बच कितना रहा था, 25% लेफ्ट। भाई 75% तो रिएक्ट कर जे और बचे कितना, 25%। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे, T75% या T3/4 के। तो अब आप फर्स्ट ऑर्डर की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो, 2.303 log A/A-x, ये इक्वल आ रहा था किसके, KT के। अब देखो जब हम T3/4 लेके चल रहे हैं तो बचेगी कंसंट्रेशन कितनी, 25%। तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइम के ऊपर A-x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, A/4। भाई 25% बच रहा है तो कितना बच रहा होगा, 1/4 बच रहा होगा किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का। तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो 2.303 log A/4 करोगे तो 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू K इंटू T3/4। तो A से A कैंसिल हो रहा है बच्चों। log 4 की जो वैल्यू है वो आती है 0.6। तो ये आप यहाँ पे रख सकते हो, 2.303 इंटू में 0.6 इज इक्वल टू K इंटू T3/4। आप इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो, तो यहाँ से आपके पास T3/4 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बीच में रिलेशंस पढ़ेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।